नमस्कार। आज हम समय में एक सफर पर निकलते हैं और देखते हैं उन ताकतवर विचारों को जिन्होंने भारत के कुछ सबसे प्रभावशाली साम्राज्यों को आकार दिया। ये कहानी सिर्फ जंग और किलों की नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये महान साम्राज्य बनते कैसे हैं? क्या ये सिर्फ फौज की ताकत या जमीन के बड़े टुकड़ों से बनते हैं? इतिहास को देखें तो पता चलता है कि जो चीज असल में टिकती है वो है शासन, संस्कृति और फलसफे के वो बुनियादी सिद्धांत। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। तो हमारा ये सफर शुरू होता है 4वीं सदी ईसा पूर्व से, मौर्य साम्राज्य के साथ। ये पहला ऐसा साम्राज्य था जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतने बड़े हिस्से को एक झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। अब इस पूरे साम्राज्य के पीछे जो एडमिनिस्ट्रेटिव जीनियस था, उसे रास्ता दिखाया एक जबरदस्त किताब ने, जिसका नाम था अर्थशास्त्र। इसमें एक राज्य को चलाने का पूरा सिस्टम समझाया गया था, मतलब इकोनॉमी से लेकर फॉरेन पॉलिसी तक सब कुछ। और जरा अर्थशास्त्र का ये मूल आइडिया तो देखिए, राजा का सुख उसकी प्रजा के सुख में है। सोचिए, उस जमाने के लिए कितनी बड़ी बात थी जहां राजा और प्रजा के बीच एक ऐसे रिश्ते की बात की गई जो एक दूसरे पर निर्भर हो। और दिलचस्प बात यह है कि कौटिल्य अकेले नहीं थे। जिस दौर में चीन में सन त्सू और ग्रीस में थ्यूसिडाइड्स जंग और स्ट्रैटेजी पर लिख रहे थे, ठीक उसी समय भारत में कौटिल्य एक कहीं ज्यादा बड़े कैनवस पर काम कर रहे थे। वो पूरे राज्य को चलाने का विज्ञान लिख रहे थे। अच्छा, तो ये तो बात हुई उत्तर भारत की, जहां शासन और रणनीति पर जोर था। लेकिन ठीक उसी समय दक्षिण में वहां एक बिल्कुल अलग ही धुन सुनाई दे रही थी, और वो भी कविताओं में। यहीं पर आता है संगम साहित्य, जो हमें एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाता है। जहां अर्थशास्त्र ये बताता है कि एक साम्राज्य कैसे चलाया जाए, वहीं ये कविताएं इस बात पर रोशनी डालती हैं कि एक समाज में कैसे जिया जाए, आम लोगों की जिंदगी, उनके एहसास और उनके मूल्य क्या थे। चलिए अब समय में एक लंबी छलांग लगाते हैं और पहुंचते हैं मध्यकालीन भारत में विजयनगर साम्राज्य। एक ऐसा साम्राज्य जो 250 से ज्यादा सालों तक अपनी बेहिसाब दौलत और शान शौकत के लिए जाना गया। तो इनकी इतनी प्रॉस्पेरिटी, इतनी अमीरी आई कहां से? इसकी बुनियाद थी खेती बाड़ी और कपड़ा उद्योग। अनाज हो, मसाले हों या फिर कपास, यहां हर चीज बड़े पैमाने पर होती थी, और इन सबको एक बहुत ही कुशल एडमिनिस्ट्रेशन संभालता था। और इस शान और शौकत का सबसे बड़ा सबूत वो है इनकी राजधानी हम्पी। आज ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और इसकी इमारतें आज भी उस साम्राज्य की ताकत की कहानी कहती हैं। विजयनगर के बाद अब हम अपने सफर के अगले पड़ाव पर आते हैं, मुगल साम्राज्य। 1526 से लेकर 19वीं सदी तक ये एक ऐसी ताकत रहे जिन्होंने कला और प्रशासन के क्षेत्र में एक गहरी छाप छोड़ी। मुगलों की एक खासियत थी उनकी कला, खासतौर पर मिनिएचर पेंटिंग। ये छोटी छोटी तस्वीरें उस दौर की पूरी दुनिया को अपने अंदर समेट लेती हैं, बारीक से बारीक डिटेल के साथ। लेकिन बात सिर्फ कला की नहीं थी। सम्राट अकबर ने एक बहुत ही क्रांतिकारी राजनीतिक आइडिया भी सामने रखा, सुलह-ए-कुल। ये एक ऐसा फॉर्मूला था जिससे इतने बड़े और अलग अलग धर्मों वाले समाज पर हुकूमत की जा सके। और ये सिर्फ कागज पर लिखा एक आइडिया नहीं था, अकबर ने इसे बाकायदा लागू किया। उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि सब लोग, चाहे किसी भी धर्म के हों, शांति से साथ रह सकें, जो कि इतने बड़े साम्राज्य को स्थिर रखने के लिए बेहद जरूरी था। तो भारत के इतिहास के इस तेज सफर से आखिर हम क्या समझ सकते हैं? यही तो वो कमाल की कहानी है कि कैसे वक्त के साथ शासन और समाज के आइडियाज विकसित हुए, कैसे राजनीतिक ताकत के साथ नैतिक जिम्मेदारी को, आर्थिक तरक्की के साथ कला और संस्कृति को, और साम्राज्य की मजबूती के साथ सामाजिक सद्भाव को जोड़ा गया। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।